हेलो बच्चों, तो मैं आ गया हूँ फिर से आप सबके लिए पार्ट 2 लेकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो चलिए, आज अभी तक मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि WHO के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके बारे में एक सही परिभाषा बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम उसे नहीं कहते हैं जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बच्चे पैदा करने की क्षमता ज्यादा हो, उसे हम पर्सनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सही उदाहरण है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली, मेंटली और साथ में सोशल विंग है ना। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, याद है आपको? मैंने कुछ ऐसा बताया था, याद करो आप। PESAB बताया था, है ना, पेशब, है ना। फिजिकली, इमोशनली, सोशली एसोसिएटेड, बिहेवियरी, ये सारे के सारे चीज से क्या हो, वेल विंग्ड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऑफिशियली डाटा। यहां डेटा देखते हैं, काउंट देखते हैं, वर्ल्ड वाइज पहले चेक कर लेते हैं। हम वर्ल्ड वाइज हम पॉपुलेशंस पे बात करेंगे। वर्ल्ड वाइज हम पॉपुलेशंस की डेटा को देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। आपको लगभग अगर 1900 के करीब में देखोगे, लगभग 1900 ईयर्स के करीब में, तो उस समय जो पॉपुलेशंस था, है ना, पॉपुलेशंस, ये मैं टोटल पॉपुलेशंस का ही काउंट बता रहा हूं। तो लगभग 1900 के करीब में जो पॉपुलेशंस था वो लगभग 2 बिलियंस थे। 2 बिलियंस, चलिए 2 बिलियंस, सॉरी 2 बिलियंस थे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद लगभग ये 2001 में, मई 2001 का अगर आप डेटा देखेंगे, है मई 2001 का डेटा देखेंगे, तो ये लगभग, ये ईयर्स है, सब ईयर्स है, लगभग ये 6 बिलियन हो गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि अचानक से इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट। देखिए अचानक से कितना इंप्रूवमेंट हो गया। इंप्रूवमेंट देखो आप कितना ज्यादा हो गया, कितना तेजी से ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, है ना। तीसरा नंबर वाला अगर आप 2011 की बात करोगे, है ना, ईयर 2011 की, तो उस समय जो डेटा है ये लगभग 6 पॉइंट से लेकर डायरेक्ट चला गया 7.2 बिलियंस। तो देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, है ना, 7.2 बिलियंस बढ़ गए। अब अगर अभी का आप अगर डेटा देखोगे, चलिए यहाँ पे 7.2 बिलियन हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, देख रहे हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं इंडिया का पॉपुलेशंस की बात करते हैं। इंडिया का पॉपुलेशंस की बात करते हैं। तो आपको पता है इंडिया में जो पॉपुलेशंस है इसमें भी कम नहीं है। अगर आप आजादी के बाद का देखोगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एट द पॉपुलेशन रेट ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंस, आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, आजादी के बाद का अगर डेटा आप देखोगे, आजादी के बाद देखो ये पॉपुलेशन लगभग इंडिया में भी कम नहीं थी, 350 मिलियन के करीब में थी, समझा आता। क्योंकि आजादी के बाद लोग कुछ ज्यादा ही आजाद हो गए पॉपुलेशन को लेकर, है ना, तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए। आइए देखिए 350 मिलियन। अब देखो दूसरा नंबर पे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप बात करो आजादी के बाद की, अब हम बात करेंगे इंडिया में लगभग, यहाँ पे थोड़े से आपको कम दिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए यहाँ दूसरा नंबर पे, मैं सारा डेटा अभी इंडिया का ही बता रहा हूँ। लगभग अगर आप बात करो 1900 की, सॉरी, ये इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1900, आप बोल सकते हो 1947 को, उसके बाद ही की बात है ये। चलिए 1947 की बात के बाद है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2000 आप आ जाओ, 2011 ले लो या 1 ले लो, है ना। 2001 का अगर आप डेटा देखोगे तो लगभग ये 2000 के करीब में, या 2001 का हो, 1 बिलियंस हो गए, 1 बिलियन हो गया, देख सकते हैं आप। तीसरा नंबर वाला जब 2011 आया तो यही डेटा कितना हो गया जानते हो आप? 2000, ये लगभग 1 बिलियंस के जगह पे ये अचानक से बढ़ के 2 बिलियंस, सॉरी 1.2 बिलियन हो गया। देखिए आप अचानक से बढ़ रहे हैं, कितना तेजी से बढ़ रहा है। चौथा नंबर पे अगर अभी का आप डेटा देखोगे, है ना, 2024 का, मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं, नवंबर 2024 का अगर आप डेटा देखोगे तो ये लगभग 1.45 बिलियंस बढ़ गया है। सॉरी थोड़ा सा जगह का
1.45 बिलियंस, ये इतने ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आप खैर ध्यान रख सकते हो। देखो मैंने क्या बताया कि भाई वर्ल्ड वाइज इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ते चला गया। देखो आप, और ऐसा बोला जाता है कि एवरी एवरी एक लाइन में एक और लाइन लिखना चाहता हूं, एवरी एवरी सिक्स्थ पर्सन्स आर इंडियंस, यानी कि छठा जो इंसान है ना पूरे देश में, समझ रहे बात हो कि नहीं, वो इंडियन है। यानी कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हम लोग ने इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लिया है ना कि पहले चाइना नंबर 1 पे आ रहा था, अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अब उनको भी कहा भाई हमारे देश के लोग इस सब चीजों में ज्यादा ही सामर्थ्य है, तुम हमारे पीछे लगो, है ना। तो देखिए हमारी डेटा देख सकते हैं आप किस रेट से इस सब चीजों पे काम चला है, समझ रहे हैं बात हो कि नहीं। तो नमन है हमारे देशों को भाई, कितनी तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए इसके पीछे अब हम प्रॉब्लम भी बताएंगे कि अगर तेजी से अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोगों को किस किस समस्या का, है ना, समस्या से झेलना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए तो आपने लिख लिया होगा, आइए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। चलिए आइए अब हम बात करने वाले हैं भाई कि अगर इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशंस प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है पॉपुलेशंस को लोग प्रॉब्लम। आइए सबसे पहला जो प्रॉब्लम सब होगा वो हम बात एक एक प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। चलिए आइए भाई, जगह की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ स्पेस, जगह की कमी होगी। दूसरा नंबर पे डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशंस, है ना, कटिंग ऑफ ट्री या प्लांट कह सकते हैं, काटना पड़ेगा ये सब चीजों को। उसके बाद भाई ज्यादा अगर पॉपुलेशंस बढ़ जाएंगी तो डिफिशियंसी तो होगी ही जगह की, है ना, डिफिशियंसी ऑफ फूड, हर किसी को भाई भोजन नहीं मिल पाएगा कहीं ना कहीं। डिफिशियंसी ऑफ फूड, भाई फूड की भी कमी हो सकती है। फूड कंपटीशन बढ़ जाएगा, फूड के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। थोड़े से कंपटीशन बढ़ सकते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। चौथा नंबर पे पॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे, पॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे। डिजीज भी बढ़ सकते हैं, डिजीज पॉल्यूशंस भी बढ़ सकते हैं, पॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे क्योंकि जितने ज्यादा भीड़ भाड़ होंगे उतने ज्यादा पॉल्यूशन होंगे, उतने लोग गाड़ी दिस दैट ये सारी चीजें ज्यादा यूज करेंगे तो पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली बढ़ना है। डिजीज हो जाएंगे, ज्यादा डिजीज भी बढ़ेंगे, डिजीज भी बढ़ सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए मेन मुद्दा भाई ये सब चीज का इकोनॉमिकल्स, हम लोग कमजोर होते चले जाएंगे। छठा नंबर पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल्स वीक हो जाएंगे, इकोनॉमिकल वीक हो जाएंगे। चलिए डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफिशियंसी फूड होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, डिजीज बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकल वीकनेस होने लगेगा। चलिए देखिए हमारे इंडिया में इंडिया आर फर्स्ट कंट्री to started a family planning in 1951। लगभग 1951 से ही हमारे देश में फैमिली प्लानिंग पे बातें चल रही है, बट अभी तक इस चीजों पे हम लोग निजात नहीं पाए हैं अभी तक। समझ रहा बात हो ना, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है हम लोगों के लिए।
चलिए आइए, शायद हम लोगों को इस पे विचार करना ही चाहिए। इंडियंस आर फर्स्ट कंट्री स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग 1951। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय में इंदिरा गांधी थी, समझ रहे बात हो कि नहीं, उस समय में ही याद कीजिए, उस समय में क्या करती थी, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी। तो वो क्या करती थी, जो मेल लोग, फीमेल को तो कहने का मतलब कि सर्जरी वगैरह करके रोका ही जाता था गर्भ निरोध को, है ना। और मेल को भी क्या कर दिया जाता था, नसबंदी करवा दिया जाता था, समझ रहे बात हो ना, ताकि क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम आए, उसके बावजूद, समझे बात हो, उसके बावजूद भी पूर्णपन कंट्रोल में नहीं आया। अभी देखिए अभी भी कहाँ है, समझ रहे बात हो कि नहीं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि इस सब से हमें निजात पाने के लिए हमें पर्सनली क्या करने की जरूरत है। ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, समझ रहे बात हो ना। अब हम आपको बताएंगे कि भाई हमको इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि इस चीज को हम कंट्रोल कर सके। तो आइए हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है। अब देखिए कि जैसे जैसे ये चीज प्रॉब्लम बढ़ते चला जाएगा, है ना। चलिए आइए हम एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, RCH है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं RCH। एक चीज है यहाँ पे, है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है। चलिए तो हम बात करते हैं इससे निजात पाने का, है ना। पॉपुलेशन प्रॉब्लम को बता दिए, अब हमको क्या करना चाहिए जो इस सब चीजों से हम क्या कर सके, अपने आप को बेहतर बना सके, ठीक है। तो चलिए हम इस सब पे बात करते हैं। चलिए, अभी सारे प्रॉब्लम को लास्ट में ना, समझे बात हो ना, क्या नाम दर दिया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड है ना। लेटर प्रॉब्लम आर कंसीडर बाय, है ना, कंसीडर बाय एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं कि हमें इस सब चीजों से बचाव कैसे करनी चाहिए, हमें आखिर क्या करना चाहिए इसके लिए, है ना, ताकि पॉपुलेशंस इंक्रीमेंट को बैलेंस किया जा सके, बैलेंस कर सके। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट बैलेंस कैसे होगा, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला तो करना पड़ेगा हमको, अवेयर करना पड़ेगा, है ना, अवेयरनेस करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा नंबर पे हमको मैरिजेबल एज डिसाइड करना पड़ेगा, मैरिजेबल एज। एक मिनट, चलिए, वो थोड़ा सा मैं कैमरा देख रहा था, वो क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता रहता है ना, कभी कभी थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ तो पूरा वीडियो गड़बड़ा जाता है। मैरिजेबल एज होना चाहिए। चलिए आइए, तीसरा नंबर वाला, अच्छा, मैरिजेबल एज में आपको पता होना चाहिए कि बॉय का जो एज है वो लगभग 21 ईयर्स दिया जाता है, कंसिडर किया गया है। और गर्ल का जो एज है, गर्ल का अभी का मैं बता रहा हूं, गर्ल्स का वो कितना होता है, 18 ईयर, है ना। तो ये एक एज है, इसी एज में शादी करना चाहिए, ये एक एज पारित किया गया, एक मैरिजेबल एज है, मैरिज करने का ये एज है ना। अब देखिए, ताकि हम पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं ना कहीं, आई अवेयरनेस, उसके बाद एडुकेटेड होना पड़ेगा, एडुकेशन देना पड़ेगा, भाई शिक्षा जरूरी है, बिना शिक्षा के तो कुछ होना ही नहीं है। चलिए, चौथा नंबर पे एजुकेशन के साथ साथ अवेयर मैरिजेबल एज होना चाहिए, एजुकेटेड करना पड़ेगा। उसके बाद स्लोगन हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, हम दो हमारे दो, ऐसे करके स्लोगन हमें देने पड़ेंगे, हम दो हमारे दो, है ना। वैसे तो चल रहा था कुछ दिन पहले, हम दो हमारे
गिन लो जितने भी हो सके, है ना। चलिए आइए, चलिए तो इस तरह का नारा ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम दो हमारे दो, है ना। चलिए 5वां नंबर पे हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, शॉर्ट फैमिली, है ना, शॉर्टर फैमिली, फैमिली हैप्पी, है ना, हैप्पी फैमिली होता है, हैप्पी फैमिली होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए जितना, मान लीजिए कि जितना शॉर्टर होगा, समझ रहे बात हो कि नहीं, तो वो खुशहाल उस बच्चे को वो अच्छे से अच्छे पैसे उस पर लगा सकते हैं, समझ रहे बात हो कि नहीं, माने जिस डायरेक्शन में उसको ले जाना चाहेंगे उस डायरेक्शन में वो ले जा सकते हैं, समझे बात हो ना। और बड़ा फैमिली होता है तो भाई हर किसी पे तो बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना, समझ रहे बात हो ना, तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं। बट छोटे फैमिली में क्या होता है कि आप बच्चे का पर्सनली जो पेरेंट्स होते हैं ख्याल रखते हैं कि हमको ये करवाना नहीं करवाना है, तो क्या है कि उसका डायरेक्शन एक सही डायरेक्शन में होता है। आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, उनके ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उसके कहने का मतलब एक भी सही ढंग से उस लायक नहीं बन पाता है। कारण समझते हैं, क्योंकि अब देखिए सब पे तो पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं ना चीजों को, है ना। अब उसका जो डिजायर होता है, उसका जो इच्छा रह जाता है, वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं उस चीज से वो कहने का मतलब छूटने लगता है उस बच्चे का, समझ रहे बात हो ना। इसीलिए शॉर्ट फैमिली होना जरूरी है। अब आप देख लीजिए, हद से ज्यादा अगर बच्चे भी अगर हो जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि उस बच्चे को नहीं पढ़ाया गया, तो क्या कर सकता है, अलग अलग प्रकार का वो क्राइम करेगा, कुछ भी करेगा, समझ रहे बात नहीं, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। और एजुकेशन के कारण वो खुद तो परेशान रहेगा ही, साथ में क्या करेगा कि फैमिली को भी परेशान कर देगा। और वो सारा प्रॉब्लम ना दूसरे को तो कम, कहने का मतलब उसको अपने गार्जियन को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, समझ रहे बात हो ना। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी कारण उसके पास समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, कभी वो इस तरह की हरकतें कर दिया, मान लीजिए कोई ऐसा क्राइम कर दिया, समझ रहे बात हो नहीं, उसके साथ साथ बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो ये किसके कारण, आप मान लीजिए आप पढ़ाओगे नहीं, ये उम्र जो होता है ना, एक उम्र, ये जो उम्र होता है, जिस उम्र से आप लोग अभी गुजर रहे हो, ये उम्र जोशीला उम्र होता है। इस वक्त बच्चे का अगर डायरेक्शन जिस दिशा में कर दिया जाए ना, उस दिशा में वो काम कर देता है, समझ रहे बात हो ना। तो ये बड़ी जरूरी की चीज होती है कि हमें इस चीजों पे पर्सनली ख्याल रखना पड़ता है, ताकि हमें बच्चे का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करना पड़ता है, बड़ा जरूरी होता है। तो चलिए इसीलिए ये चीज होना जरूरी है, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो चलिए हम इंक्रीमेंट बैलेंस को इस तरह से रोक सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को अगर हम इस तरह के चीजों को नहीं करवाए, एजुकेटेड नहीं किए, मैनेजेबल एज डिसाइड नहीं किए, उसको अवेयर नहीं किए, स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन है उस सब चीजों को लेकर अगर नहीं बताए, है ना, सेक्स एजुकेशंस फॉर सेक्स एजुकेशन फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज, इस सब चीजों पे मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाके ना लोगों को एक सही अवेयरनेस मिल पाएगा कि माने सही रूप से वो चीज कर पाएंगे, समझ बात। आइए अब हम थोड़ा सा डेटा बताते हैं, आइए अपने देश का भी बताएंगे, अपने इधर का भी बताएंगे। ओ एक मिनट, चलिए आइए तो हम सारा डेटा बताते हैं कि आखिर ये जो डेटा है ना किस तरह का डेटा है। चलिए आइए, अगर आप रेशियो की बात करोगे मेल और फीमेल के रेशियो को, तो मैं आपको समझा देता हूं, है ना। कहा जाता है कि मेल और फीमेल के रेशियो में लगभग 2% का इंक्रीमेंट है। नहीं समझे, इसका मतलब ये है, मीन्स अगर मान लीजिए कि मैं ऑन एन एवरेज 1000 पीपुल को काउंट करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं मान लीजिए इफ इसका मतलब क्या हो गया, 2% इंक्रीमेंट फीमेल का क्या होता है, देखिए इफ 20% मेल आर above to 1000, 20% नहीं 20, है ना। अब 2% अगर 10 में अगर बात करोगे तो अगर 1000 बात करोगे तो 20 ही होगा ना। 20 मेल आर एवब, है ना, टू 100 इंडिविजुअल्स, 100 इंडिविजुअल पर ईयर। मैंने देखो साधारण सी शब्दों में बात लिख रहा हूँ, ये
वैसे ही लिख दिया। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने यहाँ जो मेल का रेशियो है लगभग 994 है ना, और ये फीमेल का कितना है भाई, 1000 है। समझ रहे बात हो कि नहीं। अब आप ही बताओ कि लगभग, वो तो मैंने वैसे भी थोड़ा सा डेटा ज्यादा कह दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। समझे बात हो कि नहीं। लगभग इसको आप ना 445 मान, एक एग्जैक्ट डेटा है ना, मेल और फीमेल का रेशियो, मेल और ये ले लीजिए फीमेल का। तो देखिए अब आप देख सकते हैं ये 445 है ना। अब कितना का डिफरेंस आ रहा है, 45 5 50 हो गया, यानी कि 55 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखिए अभी भी यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से फीमेल, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी। अगर मान लीजिए कि मैं 1000 पर इंडिविजुअल लेता हूं, ठीक है ना, उसमें से जो फीमेल है समझा, तो वो 945 है और मेल कितना है, 1000 है। यानी कि फिर भी आपको 55 मेल ना ज्यादा है, फीमेल 55 तो कम है ना भाई। अगर मान लीजिए इस तरह के रेशियो अगर किसी तरह से गड़बड़ा जाएंगे तो फिर मेल और फीमेल के रेशियो अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ बात है ना। एकदम बैलेंस होना चाहिए। यही अगर केरला का डेटा आप देखोगे, ये तो आप अपने बिहार की डेटा, यूपी के देख लो, तो देखो क्या है कि अपना लोग का फीमेल यहाँ का जो रेशियो है कम है और मेल का रेशियो ज्यादा है। समझ आता है, क्योंकि उसके कारण बहुत, मन कहने का मतलब कि उस पे बहुत सारा कारण भी है। मैं आपको बताऊंगा कि पहले के समय में लोगों का ऐसा सोचना था कि जो फीमेल है ना वो घर का, कहते हैं ना, वो घर का दीप नहीं है, इस टाइप का सोच था, जो कि कहने का मतलब घटिया सोच था। समझ रहे बात तो कि नहीं। और लड़का आया तो कहने का मतलब घर का दीप है या कुल का ये है, रोशन है, ऐसा कुछ करके कहा जाता। बट ऐसा कोई बात नहीं है। समझ रहे बात तो कि नहीं। देखिए अब देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह की रेशियो अगर किसी तरह से गिरावट आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यही अगर केरला की डेटा की हम बात करते हैं, समझ रहे बात तो कि नहीं, माना जाता है ना अभी भी बहुत सारे लोग हैं उसके ऐसे सोच है कि बेटी आ गई तो बहुत अजीब टाइप से वो सोचेंगे। समझ रहे बात हो कि नहीं। तभी तो देख रहे थे कि उस टाइम में क्या हो रहा था कि भ्रूण हत्या ये सब चीज सब को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। समझ रहे बात हो कि नहीं। अब देखिए, पर अभी के समय में अगर हम बात करें तो ये सब एकदम कहने का मतलब कि सही सोच नहीं है भाई। अभी के समय मैं तो बात करूं, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूं कि अब तो हर जगह पे लड़की ही पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है किस जगह पे नहीं जा रही, हर जगह पे जा रही है भाई, है ना। तो हम लोगों को देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है ना, हमें पेरेंट्स लोग को हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जरूरी भी है। अब देखिए, अगर मैं केरला की डेटा की बात करता हूं तो आप देखो केरला की डेटा ना लगभग 1080 है, फीमेल है, और मेल कितना है, 1000। अब देखो, आप समझ लो, है ना। यानी कि केरला में फीमेल की संख्या ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 80 फीमेल्स है। देखिए 80 फीमेल्स एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कितने थे आप देखो, मैंने आपको बिहार में बताया, आपने केरला ये बिहार की डेटा अभी मैंने आपको क्या बोला है, 945 मेल है और ये 1000 है। तो देखो इसमें जो 55 एक्स्ट्रा है वो क्या है, मेल है। तो आप देखो अपने बिहार में थोड़ी सी कमी है, बिहार यूपी में देख सकते हो आप, लेकिन ये केरला में फीमेल की थोड़ी सी जनसंख्या ज्यादा है। तो भाई सिंपल सी बात है। अब वैसे भी अपने यहाँ लोग ने एक तो ये गलती कर रखा है कि भाई अब फीमेल एक तो कम है, ऊपर से दहेज प्रथा वाली जो ये समस्या है चल रही है ना, वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। समझ रहे बात हो कि नहीं, हम क्या ही बताएं इसके बारे में। समझ रहे बात हो कि नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। पता नहीं ये दिन प्रतिदिन इस चीजों को जितना रोकने की कोशिश किया जा रहा है, ये चीज और उतने बढ़े जा रहे हैं। समझ रहे बात हो कि नहीं। मैं तो बस यही कहूंगा पेरेंट्स से कि आप हर बच्चे को बराबर का इंपॉर्टेंस दें। समझ रहे बात हो ना, उसी में आप लोगों की भलाई है। समझ रहे बात हो कि नहीं, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। समझ रहे बात हो कि नहीं, तो ये सोच के ही काम करें आप। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये सारा डेटा बता दिया, एक एक चीज मैंने आपको समझा दिया कि भाई क्या जरूरी है। समझ रहे बात हो नहीं, कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर बच्चे को आप सही से नहीं पढ़ाओगे तो अलग अलग प्रकार के क्राइम कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। समझ रहे बात हो कि नहीं। तो हमें इसीलिए स्लोगन का भी ख्याल रखना चाहिए। सरकार जो है WHO यानी कि NGO या नॉन गवर्नमेंटल, समझ रहे हो, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल, हमेशा ऑडियो विजुअल के द्वारा लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश करती है कि
हमें पॉपुलेशन ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमें इस सब चीजों को रोकने के लिए क्या यूज करना चाहिए, कंट्रासेप्टिव होता है, गर्भ निरोध होता है, वो सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि रोका जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। चलिए हम जब उस मेथड की बात करेंगे कि आखिर हम किस किस मेथड से रोक सकते हैं, बात की बात है। आइए हम थोड़ा सा अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ अलग ही टॉपिक बात करने वाले हैं कि हम कहाँ पे किस जगह पे मेल और फीमेल में कौन सी चीज यूज करके इस सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अभी बात करने वाले बैरियर मेथड्स, उसके बाद सर्जरिकल मेथड्स, थोड़े थोड़े हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमको ये सब चीजों का यूज करना पड़ता है। बैरियर, फिर ट्यूबोक्टोमी बताएंगे, फिर वास्कोटोमी बताएंगे, है ना। फैलोपियन ट्यूब को कट कर बांध दिया जाता है, मेल में भी वास डिफरेंस होता है, उसको बांध दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आइए इसको जरा सा हम मिटाएंगे, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इस साइड में हम मेल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, फीमेल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं फीमेल। अब आप देखिए यहाँ पे मेल आइए मेल क्या करेगा भाई, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम इसमें कहेंगे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट भाई दोनों का गैमेट की ही बात कर रहे हैं, गैमेट्स। आइए देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है, गोनिया है ना। प्राइमरी लिख सकते हैं, प्राइमरी oocytes बनाता है। अच्छा ये जो प्राइमरी oocyte है ये आफ्टर बर्थ, फीमेल में क्या होता है, आफ्टर बर्थ, जन्म से पहले ही उसमें बन जाता है। मैंने एक एक प्रोसेस बता रखा है, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा बात बता रखा है, बहुत कहने का मतलब क्लियरिटी से मैंने बताया एक एक चीज। आफ्टर बर्थ है ना, ये ध्यान रख सकते हैं आप। लेकिन इसमें एट अ प्यूबर्टी, मेल में क्या कब आता है ये चीज, स्पर्मेटोगोनिया कब बनेगा, एट अ प्यूबर्टी, यानी कि जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तब मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन जन्म से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। यही तो मेल और फीमेल के गैमेट बनने में सबसे बड़ा डिफरेंस है। आइए हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया के बाद हम बात करेंगे भाई, स्पर्मेटोगोनिया वो कहाँ चला जाएगा भाई, ये एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस के थ्रू क्या होगा, एपिडिडाइमिस के थ्रू इजैकुलेट होगा, समझ रहे बात हो कि नहीं, सॉरी, एपिडिडाइमिस के थ्रू वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस। चलिए इसके बाद ये सारे के सारे चीज इंसेमिनेट हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिम्ब्रिया होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से ट्रांसफर ऑफ सेमेन, यहाँ देख सकते हैं सेमेन का ट्रांसफर हो जाता है सेमेन का, यानी जो शुक्राणु होता है वो वास डिफरेंस में चला जाता है। अच्छा मैंने आपको एक एक स्टेप बताया था, यानी कि सबसे पहले सेमिनल वेसल्स में जाता है, रेटिटेस्टिस में जाता है, वास ये रेटिटेस्टिस हो गया, वास एपेरेंटिया, एपिडिडाइमिस हो गया, है ना। उसके बाद वास डिफरेंस हो गया। ये सारा चीज बताया था मैंने, फिगर के थ्रू बताया था, है ना। टेस्टिस का आप फिगर देखेंगे तो मैंने बड़ा ही प्यार से इस चीज को बताया था। किसमें बताया था याद है आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ऊगोनिया क्या करेगा, फिम्ब्रिया के थ्रू क्या करेगा, कलेक्शंस ऑफ ओवा भाई क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, है ना। ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन जो होगा, फिम्ब्रिया आर कलेक्टेड फ्रॉम ओवा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। देखिए ओव्यूलेशन होगा तो अब देखिए अब ये क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंसेमिनेशन होगा, किस चीज का, स्पर्म का। अब ये कहाँ चला जाएगा, इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा ना, समझे बात हो ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद
अब फर्टिलाइजेशन होगा भाई, सिंपल सी बात है, ओवा यहाँ पे आएगा और सेमेन आपस में मिलेगा, समझ रहे बात हो कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होना है, आपको भी पता है, इम्प्लांटेशन होना है। थोड़े से हो सकते हैं कटेंगे नीचे थोड़े से यहाँ पे, चलिए आइए देखिए, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अब मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इसी चीज को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, क्योंकि इधर मैं लिख दूंगा तो आपको फिर दिखेगा नहीं। चलिए, इम्प्लांटेशन होगा। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा, बर्थ होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। एक बार मैं जरा सा देख लेता हूँ कहीं कटा तो नहीं ना, एक मिनट। चलिए खैर, हर चीज है, मैं इसलिए एक बार देख लेता हूँ चीजें, वरना मैं पूरा वीडियो बनाने के बाद अगर नहीं देखता तो आप लोग को फिर प्रॉब्लम हो जाता, फिर क्या है कि पूरा वीडियो कचरा हो जाएगा ना, उस वजह से थोड़ा सा देखना पड़ता है। आइए तो हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की ओर। देखिए यहाँ पे मील में मैं कहाँ पे अलग अलग प्रकार का दवाइयां यूज कर सकता हूं। देखिए मील में अगर मान लीजिए यहाँ पे एक इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है गॉसिफोल, गोसिफोल, सीपोल, गोसिपोल बोलते हैं उसको, गोसिपोल है ना, गोसिपोल हो गया, ये ध्यान रख सकते हैं। इनहिबिटर है एक प्रकार का, है ना, मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन है ना उसको इनहिबिट करने का काम करता है मेल। चलिए अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया है ना, मेल में क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन, देखिए ये आपको पता है एन होता है, मैंने एक चीज बताया था। उसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें एपिडिडाइमिस में चला जाएगा सेम है। उसके बाद ये वास डिफरेंशियल। देखिए हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि किसी मेल में अगर स्पर्म को रोकना है तो समझे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्कोटोमी कर देंगे, वास्कोटोमी कर देंगे, वास्कोटोमी है ना। क्या करेंगे, वास्कोटोमी में क्या होता है ना कि कट फॉर वास डिफरेंस ट्यूब एंड टाइट। देखिए कट करके उसको क्या कर देना, वास डिफरेंस के ट्यूब को बांध देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्कोटोमी कहते हैं। समझ रहे बात हो कि नहीं। आइए यहाँ पे जो अलग एरिया होता है ना, अगर मान लीजिए वास डिफरेंस है, इंसेमिनेशन हो जाता है, स्पर्म का इंसेमिनेट कर दिया जाता है वेजाइना में, है ना। यहाँ पे आपको पता है कि अलग स्ट्रक्चर होंगे, वेजाइना होगा, कहाँ पे इंसेमिनेट किया जाएगा भाई, फर्टिलाइजेशन से पहले कहाँ इंसेमिनेट किया जाएगा, वेजाइना होगा, वेजाइना है ना, तो वेजाइना में इंसेमिनेट किया जाएगा, वेजाइना से यहाँ आ गया। चलिए आप देख सकते हैं, देखिए ये डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। चलिए अब इधर से स्पर्म आया वेजाइना के थ्रू, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब, इस जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है आपको पता है ना, उस साइड को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। एफटी में लिख दूं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नली, याद कीजिए, है ना। अगर आप भूल रहे हैं तो आप जाकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखे, मैंने एक एक करके, मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हो, है ना। अगर आपको लॉन्ग नहीं देखना है तो शॉर्ट में जाके देखो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने इंसेमिनेशन की बात की है ना, वास्कोटोमी, कट द वास डिफरेंस टेस्ट ट्यूब टाइट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मेल है, मेल क्या यूज कर सकता है भाई, निरोध भी यूज कर सकता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। यानी कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमको रोकना है, गर्भधारण नहीं होने देना है, तो मेल अपना निरोध यूज कर सकता है। निरोध एक प्रकार का पॉपुलर ब्रांड है ना, ये कंडोम होता है, पॉपुलर ब्रांड कंडोम होता है। चलिए ये देखिए, ये पॉपुलर ब्रांड है ये। अच्छा आपको पता है कि मैं आपको बताऊंगा भी, अगला मैं बताऊंगा कि किस किस तरह का हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, गर्भ निरोधक यूज कर सकते हैं। नेचुरल बताएंगे, फिर बैरियर बताएंगे, फिर ओरल बताएंगे, फिर इम्प्लांटेड वाला बताएंगे, आईयूडीसी बताएंगे। तो ये बैरियर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीमेल में गर्भधारण नहीं रोका जा सकता है। समझ रहे बात हो कि नहीं। आइए तो ये कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, ये सारी बातें मैं करूंगा, है ना। इस तरह का होता है, ये कंडोम होता है, मेल कंडोम होता है। चलिए इस तरह का आता है जिसको निरोध वगैरह कहते हैं ना, ये पेनिस के ऊपर वाले रीजन पे लगाया जाता है, ताकि क्या हो, स्पर्म जो है इसी में कलेक्ट हो जाता है, फीमेल के वेजाइना में नहीं जा पाता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि गर्भधारण नहीं हो पाएगा ना। चलिए आगे हम चलते हैं, अब हम आगे की ओर चलते हैं, इधर आइए। अब फीमेल में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात है यहाँ देखिए,
हम फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल लोग सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं भाई, देख सकते हो आप, है ना, अलग अलग चीज यूज कर सकते हैं। ओव्यूलेशंस को रोकना है तो उसके लिए हम लोग पिल्स यूज कर सकते हैं, ओरल पिल्स यूज हो सकता है, ओरल पिल्स यूज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के आता है, सहेली, माला डी, ये सब आता है, माला एन आता है, ये सारे के सारे दवाई आते हैं, ओरल पिल्स आते हैं, कुछ एस्ट्राइडल होते हैं, कुछ नॉन एस्ट्राइडल होते हैं, तो सारा यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि फीमेल के फिम्ब्रिया, यहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है ना, वहां पे, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए फैलोपियन ट्यूब, तो फीमेल में क्या कहलाता है, आवास ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ट्यूबेक्टोमी है ना, कट द फैलोपियन ट्यूब, किसको भाई कट करना, फैलोपियन ट्यूब को, कट फैलोपियन ट्यूब एंड कट फैलोपियन ट्यूब एंड टाइड, भाई कट करके बांध देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चलिए आइए अब हम बात कर सकते हैं फीमेल के केस में, और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, ओरल पिल्स यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद एस्पर्मिसिडल क्रीम यूज किया जा सकता है, CREM क्रीम यूज किया जा सकता है ना। उसके बाद जेली सब्सटेंस यूज किया जा सकता है, समझा तो कि नहीं। चलिए आइए और भी चीज यूज किया जा सकता है, आइए हम बात करते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं। सर्विकल कैप यूज किया जा सकता है, डायाफ्राम यूज किया जा सकता है। उसके बाद वैलेट यूज किया जा सकता है, समझे बातों के नहीं। उसके बाद आप देखिए फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं भाई, IUDS यूज कर सकते हैं, IUDS यूज कर सकते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, भाई इसमें IUDS इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपको पता है अलग अलग प्रकार के हम पढ़ाएंगे, मल्टीलॉइड 375, कॉपर टी, कॉपर 7 एडवांटेज, ये सब पढ़ाएंगे हम, वो तो दवाई का नाम मैंने बता दिया। चलिए तो ये सारा चीज है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में, है ना, यहाँ पे कुछ बर्थ को नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की ART। अब हम यहाँ पे एक चीज और भी यूज कर सकते हैं, याद है, देखिए क्या यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज कर सकते हैं क्या, पिल्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंजेक्शंस यूज कर सकते हैं, इंजेक्शंस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं IUDS यूज कर सकते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, है ना। एक और आता है जिसका नाम है इम्प्लांट करने वाला भी आता है, ये हाथ में लगाया जाता है, पहले समय में फीमेल सब इसमें लगाती थी वो इम्प्लांट। उससे क्या होता था ना कि वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का स्रावित करता है, जिसके कारण फीमेल में ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना वही रुक जाता था। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया किसी फीमेल में, तो आपको पता है कि फीमेल वैसे भी कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो ओवा का प्रोडक्शन कैसे होगा, ओवा का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, बेबी कैसे डिलीवर होगा, समझ रहे बात, और बाकी का प्रोसेस तो होना ही नहीं है उसमें ना। चलिए आइए देखिए अब हम बात करें IUDC या इम्प्लांट। चलिए ध्यान रख सकते हैं ना, NCERT में भी फिगर बन रखा है, मैं आपको अगले लेक्चर में ये सारे चीज सब मैं आपको दिखा के करूंगा। अच्छा अगर लास्ट में मान लीजिए कि आपने ओरल पिल्स दिया, ठीक है, यहाँ पर रुक गया, अगर मान लीजिए कि कोई कंडीशन और क्रिटिकल हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते, ट्यूबेक्टोमी करवाया गया, चलिए ट्यूबेक्टोमिक से भी आगे निकल गया, समझे, अगर यहाँ पे है फिम्ब्रिया को आप कट कर लिए, अगर मान लीजिए कि अब ये सारे चीज काम नहीं किए, तो लास्ट में एक उपाय है, समझ रहे बात हो ना, जिसका नाम है MTP। अब मान लीजिए कि भ्रूण बड़ा हो गया है, समझ बात हो ना, ये सारा कंडीशन सब आप शुरू में ही कर सकते हैं, समझ रहे बात हो ना। अगर मान लीजिए कि किसी फीमेल के केस में ये अब लास्ट स्टेज आ गया है प्रेगनेंसी का, वो अब क्या है, इम्प्लांट हो चुका है, गर्भाशय में गर्भ धारण कर लिया बच्चा, तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो लास्ट स्टेप में अब एम्ब्रियो का भी डेवलप हो गया, तो हम उसको MTP कर सकते हैं, MTP मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये अगर किसी फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत इसको किया जाता है MTP मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, तो
कहने का मतलब दिक्कत तो नहीं होता। अगर मान लीजिए कि कोई झोला छाप डॉक्टर है, कहने का मतलब उसको उतना नॉलेज नहीं है अच्छे से, अगर वो जाके ये चीज को करता है, समझ रहे बातों की नहीं, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि कट कहीं और लगाना है और कहीं और लगा देता है, समझे बातों की नहीं, तो बड़ी ही परेशानी में डाल देता है कहीं ना कहीं, समझ रहे बातों की नहीं। अब मान लीजिए अब ये बच्चे अब धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा हो चुका है, उसमें बोन्स वगैरह आ गए। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना एमटी कि गर्भाशय के अंदर में ना कैंची को ले जाया जाता है, सीजर को, समझे, और उस बच्चे को ना एकदम टुकड़े टुकड़े में काट कर गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। अब अंदाजा लगाइए, आप अगर इसको आप देखेंगे ना तो आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा कि मैंने बच्चे को किस तरह से काट कर निकाला जाता है, यानी कि एक प्रकार का ये भ्रूण हत्या है, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो वो इंसान की अपनी लापरवाही के कारण ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, समझ रहे बात हो ना। तो अब कुछ कंडीशन में सरकार इस पे तो वैसे बैन लगाती ही है, क्यों लगाती है उसका कारण भी मैं बताऊंगा जब एमटीपी पर आऊंगा, तो समझ रहे बात हो कि नहीं, क्योंकि इससे जजमेंट हो जाता है कि बच्चे मेल है या फीमेल है कभी कभी। इसके कारण आपने सुना था कि भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा जो होने लगा था कहीं ना कहीं, इस सब एमनियोसेंटोसिस नाम का एक जांच होता है, उससे भी पता चल जाता है। तो ये सब चीज पे सरकार ने बैन लगा रखा है। हाँ, कुछ केस में ये सब चीजों को लागू किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि फीमेल के साथ कोई क्राइम हो गया है ना। अब मान लीजिए उस कंडीशन में ये सब चीजों को लागू किया जाता है, समझ रहे बातों की नहीं, एमटीपी करवाया जाता है। या किसी तरह के फीमेल में उस बच्चे में अगर मान लीजिए कि कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए एमनियोसेंटेसिस वगैरह भी हुई है, समझ बात। लेकिन पहले क्या है कि उसका गलत यूज ज्यादा किया जाता था। चलिए तो हम एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये क्या है, पहले आप इसको लिख लीजिए तब हम जरा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में। चलिए, अभी मैं यही बोल रहा था कि इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस, एमनियोन का मतलब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, समझे बात हो ना। सेंटेसिस का मतलब विड्रोल ऑफ पंचर्स। विड्रोल ऑफ पंचर्स का मतलब क्या होता है कि भाई हम इसके द्वारा ना बच्चे में, मान लीजिए कि मैं आपको समझाता हूं जरा सा, आप इंजेक्शंस का यूज करके और इसका इम्यूनिटिक फ्लूइड निकाला जा सकता है ना, इस बच्चे का। और ये एक इंजेक्शन के माध्यम से ना हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटिक फ्लूइड को निकाल कर और जांच कर सकते हैं, समझे बात। ये हो गया इम्यूनिटिक फ्लूइड, लगभग 20 से 30 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है इस बच्चे में से, है ना, और टेस्ट किया जाता है, समझे। उससे पता चल जाता है इसका कि किस तरह का है, समझ रहे बात हो रही है, कि इसमें किस तरह की बीमारी, जेनेटिक बीमारी क्या है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पंचर्स कहते हैं भाई, कि जिस टेक्निक के माध्यम से, समझ रहे बात हो कि नहीं, हम इंजेक्शन डालकर इस बच्चे में से इम्यूनिटिक फ्लूइड को निकालते हैं। अब मान लीजिए इस कंडीशन में, मान लीजिए कि वेल एडुकेटेड, कहने को कोई डॉक्टर है, उतना स्किल्ड डॉक्टर नहीं है, तो वो क्या है, इस में क्या होता है, कभी कभी बच्चे के लिए खतरा भी हो जाता है। अब डालना कहीं है, कहने का मतलब भ्रूण के पास डाल देगा तो दिक्कत आ जाएगा ना भाई, मर जाएगा वो, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, एकदम जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को ये सब चीज करना चाहिए। कभी कभार तो कर देते हैं झोला छाप डॉक्टर भी, बट क्या है कि कभी कभार ये चीज क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, समझे बात हो कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसका खास तौर पे हम लोग यूज करते हैं डिटेक्ट द जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, या क्रोमोसोमल लेवल कोई बीमारी होती है तो उस सब चीजों के लिए, समझ रहे बात हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है बीमारी का नाम से हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये सारी बीमारियां, डाउन सिंड्रोम है, ये सारी बीमारियां सबको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लगभग 14 से 18 वीक, 14 वीक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 14 7 जा कितना 98 हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 98 डेज, या 18 7 जा 126 डेज, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना बात, इस सब चीजों को। अब इतना दिन लगभग 96 से लेके, सॉरी, यानी कि 98 डेज से लेकर टू कितना 126 डेज, समझ रहा बातों ने। इतना दिन में बच्चे के, कहने का मतलब माँ के गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं उसमें, कहने का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड तैयार हो जाता है। देख रहे हैं ये छोटा छोटा फ्लूइड है, यहाँ पे तैरता हुआ फ्लूइड है। अच्छा, इसी के कारण बच्चे में ना वो क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए जर्किन आ जाता है। अब कोई फीमेल है कि कुछ ना कुछ तो काम करवे करेगी ना, तो उसके कारण बच्चे को ना किसी तरह का जर्किन भी आता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड के कारण, इसी से चारों ओर से घिरा होता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसका हम लोग मिसयूज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। मिसयूज डिटेक्ट द सेक्स
ऑफ बेबीज, बच्चे का सेक्स पता कर लिए कि मेल है कि फीमेल है। ये अभी आपको थोड़ा देर पहले यही चीज मैं समझा रहा था कि अगर पहले के समय में क्या होता था कि लोग का ऐसा मानना था कि अगर किसी घर में अगर बच्ची जन्म हो गई, बेटी का जन्म हो गया, तो वो माने इस तरह से बिहेव करते थे जैसे मान लीजिए कि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो या माने कुछ बुरा चीज किया हो। इस तरह से उन लोगों की सोच थी, एकदम गलत धारणा थी। समझ रहे बात तो कि नहीं? चलिए, तो सेक्स, अब आपको पता है कि भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा होने लगा था इस टेस्ट के द्वारा। समझे बात ना? इसीलिए ना इस पर एक एक्ट बना दिया गया। देखिए, इससे पेरेंटल डायग्नोस्टिक किया जाता, टेक्निक रेगुलेशन द प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज 1994 में है ना, 1994 में ये एक्ट लागू हुआ कि भाई नहीं, ये सब चीज के द्वारा कुछ गलत चीज नहीं करना है। समझे बात ना? उससे क्या हो गया, आपको अभी हम थोड़ा देर पहले डेटा बता रहे थे कि भाई इसी के कारण ना क्या हो गया था, अपना देश में जो गर्ल्स का रेशियो था और ये बॉय का रेशियो था, लगभग देखिए इतना का गिरावट आ गया था, 55। देख रहे हैं ना, यानी कि अगर 1000 गो पर्सन इंडिविजुअल लीजिएगा, उसमें से 55 गो लड़कियां कम पड़ जाती थी सब मेल और फीमेल के रेशियो में। सोचिए, यही केरला का रेशियो लिया गया था, केरला का था ठीक था। समझ रहे बात हो ना? तो भाई कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आनी थी ना। समझ रहे बात हो कि नहीं? तो ये स्टेबलाइजेशन जो हम कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं गिरावट आ जा रही थी। समझ रहे बात हो ना? अगर मान लीजिए कि मेल ही ज्यादा हो जाएगा और फीमेल कम होगा तो फिर समझ रहे बात हो ना, फिर मैरिज नहीं होगा, रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा? समझ रहे बातों की नहीं? चलिए, तो ये सारा चीज मैंने आपको एकदम अच्छा से समझा दिया। आपको यकीनन है कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ रहे बात हो ना? आप लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि सर आप कहाँ रहते हो, आवाज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब क्या है कि मैं गाँव वाले इलाका में थोड़ा सा रहता हूँ, तो वहां से थोड़े से आप समझ सकते हैं ना कि अभी मैं जान रहे हो, अभी मैं लगभग 11 बजे के करीब में ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं गांव वाले इलाका में थोड़े से तो परेशानी होते ही हैं। खैर चलिए, मैं कोशिश करूंगा अपने हिसाब से हर वो प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कम करें, है ना? चलिए, तो ओके, हम चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। ओके, धन्यवाद।